नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया को अशांत करने की ख्वाहिश पाले कुछ चमत्कारी टोपीबाजों की बजने वाली है। जिस तरह 3 दशक से इन्होंने दुनिया में थूथन उठाई है और मानवता को शर्मसार किया है, अब उस पर ठोस कार्रवाई का वक्त आ गया है। इसका आगाज तो भारत और अमेरिका पहले ही कर चुके हैं, अब फ्रांस ने इसे अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली है। खासतौर से इस मामले में चीनी मॉडल का फिसरान्य कहा जाएगा, जिसने अपने कठोर एक्शन से एक दूषित मानसिकता को प्रबल नहीं होने दिया और अभी तक उस पर पूरी तरह अंकुश बनाए रखा है। अगर चीन सही रणनीति नहीं बनाता तो आज उसकी हालत भी भारत, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी रही होती, मगर उसने समय रहते इस मुसीबत को भांप लिया और इनकी कट्टरवादिता पर लगाम लगाने में सफलता हासिल की है। शायद इसलिए कहा जाता है कि चीन 100 साल के बाद के बारे में सोचता है। फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च के बाहर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हत्या से पूरी दुनिया आक्रोश में है। फ्रांस ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। इसको लेकर दुनिया के तमाम मुल्क फ्रांस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यूएई के विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ इस आपराधिक कृत्य की कड़ी निंदा की है और यूएई खुलकर फ्रांस के समर्थन में आ गया है। यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस घातक हमले की निंदा की है। सऊदी अरब ने भी इसे माफ न करने वाली आतंकी कार्रवाई करार दिया है। यानी उन मुल्लाओं के तबेलों में खलबली मच गई है जो कल तक तहमद और टोपी उछालकर हु कर रहे थे। खुद मुस्लिम मुल्क फ्रांस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को समर्थन देते हुए कहा है कि अमेरिका इस लड़ाई में अपने सबसे पुरानी सहयोगी के साथ खड़ा है। खास बात यह है कि फ्रांस को अपना समर्थन देने में भारत सबसे पहले आगे आया था। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री से समर्थन पाकर फ्रांस का हौसला भी काफी बढ़ा है। इसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और इजराइल भी फ्रांस के समर्थन में उतर आया है। इसका मतलब यह है कि उन कट्टर जमात की बैंड बच सकती है जो तहमद को रस्सी बनाकर एफिल टावर पर चढ़ना चाहते थे। इनमें हिजाब उठाकर तशरीफ देखते तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर कठमुल्लाओं के भिखारी मुल्क पाकिस्तान का नंबर आता है। वैसे भी हुरों के लिए सबसे ज्यादा बेचैनी इन्हीं देशों में देखी जा रही है। यूरोपियन काउंसिल के सदस्य की ओर से जारी संयुक्त बयान में इस्लामिक आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की गई है और इसे सभ्य समाज में शर्मनाक हरकत करार दिया है। उसने फ्रांस को हिंसक और अतिवाद की लड़ाई में अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। यानी एक सुई बनाने की बुद्धि नहीं रखने वाले जो मुल्ला मुल्क फ्रांस के सामान का बहिष्कार करने चले थे, अब उन्हें कार्टून से ज्यादा अपने पेट की सताने लगी है। यूं भी इस्लामिक मुल्कों का गुजारा पश्चिम और यूरोप के देशों के भरोसे ही होता है। अब तो हालत यह है कि इनकी तेल की दादागिरी भी हाशिए पर चली गई है। जब से परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है, तेल कारोबार को तेल लगा रहा है। सऊदी अरब जैसे देशों की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। यह सब इसलिए है कि भारत समेत ज्यादातर देश तेल पर निर्भरता कम कर रहे हैं। अगले 20 साल में भारत ने पेट्रोलियम पदार्थों में 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जबकि चीन के बाद भारत तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यही वजह है कि खाड़ी के देश भविष्य के हिसाब से अपनी विदेश नीति में बदलाव करने को मजबूर है। बाकी मुस्लिम मुल्कों की दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। खाद्यान्न सामग्री के लिए यह देश पूरी तरह दूसरे देशों पर आश्रित है। इसलिए जो लोग इनके तेल रोकने के नाम पर तहमद लहराते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि बाकी मुल्कों के हाथ में इनकी गर्दन फंसी है, जहां एक सुई तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। सऊदी अरब और यूएई को अनाज, मांस, तेल, दालें, दवाई और केमिकल प्रोडक्ट भारत से जाते हैं, तब यह लबादे वाले देश ढंग से सांस ले पा रहे हैं। इसलिए इनके तेल को कहीं और लगाकर बकरी कुदान करना भोंडा प्रतीत होता है। इनके निकम्मेपन का पता इनकी टोपी उछाल प्रवृत्ति से भी लगता है। सदियां गुजर जाने के बाद भी ऐसा कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है जिन पर इनका भरोसा बन पाया हो। कभी सद्दाम हुसैन तो कभी मुअव्वर गद्दाफी इनके आदर्श बन जाते हैं। कभी ओसामा लादेन और कभी बगदादी को दादा बना लिया जाता है। आजकल इन जाहिलों ने एर्दोगन पर दांव लगाया है, पर यहां भी यह मुंह पर काली पुतवा कर ही लौटेंगे। यह अपने माँ बाप भाई के सगे नहीं है, फिर खलीफा चुनना तो और भी बड़ी बात हो जाती है। फ्रांस में 25 सितंबर, 16 अक्टूबर, फिर 29 अक्टूबर को लगातार 3 बार मुसलमान आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है। इससे यह भी पता चलता है कि इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए इस्लाम ही एक बड़ा खतरा बन गया है। पूरी दुनिया इस्लामिक दहशतगर्दी का शिकार हो रही है, वह भी तब जबकि दुनिया के शक्तिशाली देश इन पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इराक, सीरिया में 1,10,000 से ज्यादा इस्लामिक जिहादियों को ठोका जा चुका है। भारत ने अकेले जम्मू कश्मीर में 3 दशक में 6,000 से ज्यादा देशी विदेशी आतंकियों को निपटाया है, जबकि पाकिस्तान ने भी 18,000 से ज्यादा टोपीबाजों को ठोका है। अफगानिस्तान में 80 के दशक से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यानी आतंक का समर्थन करने वालों की हालत क्या हुई, यह भयावह आंकड़े इसके सबूत है। जबकि दुनिया की एकजुटता अब इन पर और ज्यादा कहर बरपाने वाली है।
इस बार तुर्की और पाकिस्तान शांति प्रिय देशों का टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि जब तक आतंक की जड़ पर प्रहार नहीं होगा, क्या दूषित मानसिकता मर बेल की तरह बढ़ती जाएगी। इस्लामिक आतंक को कंट्रोल करने में चीनी मॉडल से बेहतर दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। चीन ने उइगरों में आतंक के बीज पनपने से पहले ही कई बड़े काम किए हैं। उसने उइगर मुसलमानों को आधुनिकतावाद के पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उन मस्जिदों पर ताले जड़ दिए हैं जहां कट्टरपंथ और दकियानूसी विचारों को बढ़ावा दिया जाता था। ऐसी मस्जिदों को ढाकर चीन ने आधुनिक शौचालय का निर्माण किया है। जिस कुरान को चीन ने अपने लिए खतरा माना, उसे मॉडिफाइड किया जा रहा है। अब उसे चीनी भाषा में अपने हिसाब से लिखा गया है और नबियों को पूरी तरह हाशिए पर कर दिया गया है। इसमें चीनी संस्कृति और आधुनिक समाज के अध्याय जोड़ दिए गए हैं। मुसलमानों की टोपी तैमंदाड़ी की पहचान समाप्त कर दी गई है। साथ ही ऐसे डिटेंशन सेंटर खोल दिए हैं जहां तशरीफ उठाने गिराने की पूरी तरह मनाही है। रोजे रखने और बात बात में इंशाअल्लाह कहने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मजे की बात यह है कि उइगर मुसलमानों को यह बदला रूप पूरी तरह रास आ रहा है और कहीं ना कहीं ये उनके बच्चों के भविष्य के लिए अनुकूल भी है। चीन के इन प्रयासों से चीनी मुसलमान आतंक के रास्ते पर जाने से बच सके हैं। फ्रांस ने भी चीनी मॉडल को अपनाने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि जिन मुल्कों में लोकतंत्र है वहां इस्लामिक आतंकवाद ज्यादा तेजी से पनपता है। ऐसे देशों में यह तत्व अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करके अपनी जिहादी सोच थोपने में कामयाब हो जाते हैं। यह सदैव ही लोकतंत्र का गलत रूप से फायदा उठाते रहे हैं, जबकि इनके लिए लोकतंत्र के कोई मायने नहीं होते हैं। फ्रांस ने उन मस्जिदों में ताले जड़ने शुरू कर दिए हैं जहां कट्टरपंथ की नर्सरी तैयार की जा रही थी। यह एक तरह से चीनी मॉडल को स्वीकार करने का इशारा है। साथ ही 50 लाख से ज्यादा उन मुसलमानों पर भी नकेल कसने की तैयारी हो रही है जो अभिव्यक्ति की आड़ में फ्रांस के अस्तित्व के लिए खतरा हो गए हैं। फ्रांस ने इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को कई आदेश दिए हैं, जिसमें प्रत्येक मुसलमान की गतिविधियों की निगरानी और उनकी मस्जिदों पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही फ्रांस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से कोसों दूर डिटेंशन कैंप बनाने पर काम कर रहा है, जहां किसी भी संदिग्ध को कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी। चीन द्वारा आतंक पर अंकुश लगाने का यह मॉडल कहीं न कहीं सभ्य दुनिया के लिए जरूरी भी है। दुनिया को धर्म के केंद्र से बचाने हेतु इसे हर देश को लागू करने की आवश्यकता है। जिस तरह मजहब के नाम पर ऊकर के निर्दोषों को मारा जाता है और फिर कुछ मजहबी कट्टरपंथी से सही ठहराते दिखते हैं, यह अन्य धर्मों में देखने को नहीं मिलता है। असल में मजहब के नाम पर यह एक प्रकार का ही आतंक है, जिसमें किसी निर्दोष का सिर कलम करने से इन्हें खुशी महसूस होती है। एक सभ्य समाज इसकी अनुमति नहीं देता है, जबकि इनकी तो सभ्यता ही गद्दी की लड़ाई और लूट खसोट पर आधारित है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।